रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मुझे पता है कि सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो हमारे मैंडेट में शामिल नहीं है। बुनियादी तौर पर सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि हुकूमत को अब काफ़ी हद तक इस्तेहकाम मिल चुका है। अब उनको ऐसी माशी पॉलिसियाँ मुरतब करनी चाहिए जिनसे मुल्क की मईशत आगे बढ़े, मुल्क में तिजारत और सनत का पहिया तेज़ी से चले, और बिलखुसूस उनको इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि गरीब आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ कम हो और जो हमारे ताजिर सनतकार हैं उनकी पैदावारी लागत कम हो। इन दो चीज़ों के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सर आप फोकस करें, क्योंकि अगर आप करेंगे सर इससे आपको काफ़ी कामयाबी मिलेगी। जो ताजिर सनतकार हैं, अगर पैदावारी लागत आप कम करेंगे तो वो पैदावार में इजाफा भी करेंगे। दूसरा ये कि वो ऑटोमेटिक मुलाजमतें जो हैं जनरेट होंगी, प्राइवेट सेक्टर जनरेट करके देगा। गरीब आदमी पर, आम आदमी पर अगर महंगाई का बोझ कम होगा तो आप ऐसा समझें कि उसके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी। डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी सर तो वो एक स्पेंडिंग स्प्री पे जाएगा। याद रखें कि सर अमीर आदमी जब ज़्यादा पैसे कमाता है तो वो बचाता है, लेकर उसने कहीं नहीं जाने होते, लेकिन फिर भी वो बचाता है, वो सेव करता है। गरीब आदमी के पास पैसे ज़्यादा आते हैं ना तो उसके पास कभी भी सेविंग की गुंजाइश नहीं बन पाती, तो वो स्पेंडिंग स्प्री पर चला जाता है। ये फैक्ट है, क्या करें, साइकोलॉजिकल सी चीज़ है, और उसकी वजह से मुल्क की मईशत का भी और तेज़ चलेगा। मेरे एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सलाह मुझे दी। उन्होंने कहा, बेटा ये याद रखना, इंसान अमीर गरीबों को बेचकर होता है, अमीर को बेचकर कोई अमीर नहीं होता। खैर, यहाँ पर जो है मैं अपने मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। मेरे मेहमान सदर FPCCI जनाब नासिर मग्गू साहब, वेलकम करता हूँ इनको शो में। थैंक यू। नासिर मग्गू साहब, मैंने बुनियादी जो बात की उसमें से एक नुक्ता आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि सनत और तिजारत के शोबे में पैदावारी लागत कम करना, ये मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की प्रियोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट को कम किया जाए, उस पर टैरिफ स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, और बिलखुसूस आप लोगों के लिए यूटिलिटीज़ को अगर सब्सिडाइज नहीं कर सकते तो राइट प्राइस कर दें। क्या कहते हैं आप? देखें, यहाँ जो 70 साल से एक टैक्स का निज़ाम है ना, वो बुनियादी खराबी है जिस पे लोगों को एतमाद नहीं है, और वो उस टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी जो बुनियादी तरक्की है वो रुकी हुई है। अब बजाय ये कि लोग टैक्स नेट में आए, लोग यहाँ से पैसे लेके बाहर इन्वेस्ट करते हैं, इधर उधर जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि यहाँ का निज़ाम इतना ख़राब है, जो टैक्स देना चाहे वो भी नहीं दे सकता, और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक कॉस्ट है और एक हर्डल्स है। जो आप देखें, एक सिंपल में देता हूँ, एक्सपोर्ट करें आप टेक्सटाइल 1% टैक्स है, एक्सपोर्ट करें सॉफ्टवेयर 5% टैक्स है, टेक्सटाइल का शेयर दुनिया में 7% है, वैल्यू एडेड सेक्टर यानी IT का 50% है, 50% वाले शोबे पे 5% टैक्स है, और जिसका 7% जिसका दुनिया में कंट्रीब्यूशन उस पर 1% टैक्स है। तो इस तरह के नॉन ट्रेड बैरियर लगा के इन्होंने सबको फंसाया हुआ है। तो अगर ज़रूरत इस बात की है कि बेसिक स्ट्रक्चर सबकी इनपुट से लेके, कोई नहीं ये कहता कि टैक्स ना लें, सिर्फ लें और तरीके से लें, और उसको ऐसा आसान बनाएं कि लोग टैक्स दे सकें। आखिर इतने बड़े बड़े खैराती और सोशल वेलफेयर के इदारे भी तो हम चलाते हैं ना, उसमें तो हमारे पास कोई नहीं आता ना, क्यों हम देते हैं? अल्लाह की राह में देते हैं। अगर मुल्क को देंगे तो भी वही बात है कि उसमें लोगों का फ़ायदा है, गरीबों का फ़ायदा है, मुल्क की इकनॉमी चलेगी। तो ये बेसिक जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ वो ये है। अच्छा नासिर मग्गू साहब, एक बहुत अहम आपने नुक्ता जो है यहाँ पर रेज कर दिया है। इशू ये है कि FBR के अंदर रिफॉर्म की बात हुई थी, मेरे ख्याल से आज तक ही रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या आपने एक्चुअल रिफॉर्म देखा है FBR में? देखिए, रिफॉर्म तो उन्होंने, वो कौन सा कहते हैं हम काम नहीं किया है। मेरे दिल पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। दुनिया को पता है कि उनकी जो माइंड, देखे सब चीज में होता है, पहली चीज होती है माइंड सेट। अगर माइंड सेट है कि इनको पकड़ो, इनको स्क्यूज करो, इनको ये करो, माइंड सेट चेंज होने का मसला है। माइंड सेट जब तक चेंज नहीं होगा कोई चीज चेंज नहीं होगी। हम देखें 70 साल हमें हो गए, हमने बहुत सारे मुल्क देखे तरक्की करके कहाँ से कहाँ चले गए। जो 80s में हम बाहर जाते थे तो मुल्कों की हालत कितनी खराब थी, लेकिन वहाँ का जो टैक्स कल्चर का माइंड सेट था वो ये था, लोगों को फैसिलिटेट करें। हमारे यहाँ वो माइंड सेट नहीं है। You're right. How do we change this mindset? और ख़ास तौर पे ये जो मुशावरती, आपने देखा होगा बहुत सारी कमेटियां बनाते हैं,
उसमें ये लोग टैक्स एक्सपर्ट्स को ले लेते हैं। सर, स्टेक होल्डर तो बिजनेसमैन है, टैक्स तो उसने देना है। इस मुशावरती कमेटी के अंदर तो एफपीसीसीआई के सदर को होना चाहिए, मेरा तो ऐसा ख्याल है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मुझे आज 2.5 महीने तकरीबन हुए, मेरा एफबीआर से और गवर्नमेंट से जो भी मेरे कम्युनिकेशन हुई, मैंने उनको ये कहा कि एक दिन हम सुबह उठते हैं, आपका एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये कानून आ गया। जब आप ये कानून बनाते हैं तो आप हम लोग से बात क्यों नहीं करते, हमारा इनपुट क्यों नहीं लेते? और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैं कई मीटिंग्स में गया, वो सिर्फ हमारी इनपुट लेते हैं फॉर शोइंग टू दी गवर्नमेंट कि हमने इनपुट ले ली। जब मिनट्स आते हैं तो उसमें से उसको गायब कर देते हैं पूरा। तो असल जो मैंने कहा ना, माइंडसेट, पहली बात है कि मुशावरत जीरो है। दूसरी बात है हैंड पिक लोग जिससे वो शूट करते हैं उनको डाल देते हैं कमेटी में, जिन्होंने कुछ बोलना नहीं होता, ना वो इलेक्शन लड़ते हैं, ना इलेक्ट होके आते हैं, ना जवाबदेह हैं। अब ऐसे लोग जब कमेटी में होंगे तो आप मुझे ये बताएं कि वो क्या इनपुट देंगे आपको। अभी हमने अहम बात आपने मिनट्स वाली की कि गुफ्तो शनीद तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद उसको फॉर्मल ऑफिशियल मिनट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ये बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया है। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नासिर वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत ही अहम मेहमान से गुफ्तगू हो रही है, जनाब नासिर हयात मगू साहब, जो कि सदर हैं एफपीसीसीआई की, पाकिस्तान की एपेक्स ट्रेड बॉडी। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे कि आपकी मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हुकूमत के साथ जो भी एक राब्ता हो रहा है या एक ताल्लुक़ बना हुआ है, उसके अंदर आप इस चीज़ को एम्फेसाइज़ कर रहे हैं कि उनको एहसास करना चाहिए, टैरिफ्स को रिव्यू करना चाहिए, जो काम वो कर रहे हैं उसके अंदर आप लोगों के साथ मुशावरत भी करनी चाहिए और वो फिर चीज़ ऑफिशियली रिकॉर्ड पे भी आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने कहा कि हमारे जो सरकारी इदारे होते हैं वो हमसे भी, साफ़ियों से भी और बिलखुसूस ताजरों सनतकारों से मोहर तो लगवा लेते हैं लेकिन क्रेडिट भी नहीं देते और एक्नॉलेज भी नहीं करते पार्टिसिपेशन को। इस मसले को कैसे रिजॉल्व करना है हाईएस्ट लेवल के ऊपर, ये बताएं। देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट को हम ये बताना चाह रहे हैं और बता रहा हूँ मैं कि एक तो जो भी आप पॉलिसी बनाएं, चूँकि पॉलिसी हम पे इम्प्लीमेंट होनी है तो हमसे मुशावरत करें। 2 दिन पहले एक नोटिस भेज दें कि परसों मीटिंग है और आ जाए और इनपुट दे दें, जो कि बिल्कुल गैर अखलाकी बात है। क्योंकि आप जब किसी को कोई चीज़ के लिए इनपुट मांगते हैं तो आपको उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए कि सामने वाले अवेलेबल भी हैं और उनके पास एक्सपर्टीज उस चीज़ की है। हर टॉपिक पे तो एक आदमी अगले कुल नहीं हो सकता। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा है माइंडसेट। इस मुल्क को ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये रियासत मदीना और की बात भी प्राइम मिनिस्टर करते रहे। सबसे बड़ी चीज़ है मुशावरत। मुशावरत सही लोगों से सही वक्त पे। अगर आप एक पॉलिसी निकाल दें उसके बाद मुशावरत शुरू करें तो वो पॉलिसी नहीं चलेगी। तो बेहतर, अब ये जब कोई कमेटी भी बनाते हैं तो उन लोगों को लेते हैं जिनका एक्सेस नहीं है कहीं भी। अच्छा, यहाँ एक अहम चीज़ ये भी, जिनका एक्सेस नहीं है जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर पैरेलल हम देख रहे थे 2 साल पहले, हमने महसूस किया कि एफपीसीसीआई के साथ साथ ये लोग पीबीसी को भी कॉन्फिडेंस में लेना शुरू हो गए थे, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि एफपीसीसीआई ने अपने इमेज को भी बिल्ड किया, अपने आप को रीबिल्ड किया एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और मियां अंजुम निसार साहब की भी इसमें बड़ी काविश रही, आप भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से अब एफपीसीसीआई का प्रोफाइल अब पहले की तरह इंप्रूव हो गया है और गवर्नमेंट अब संजीदगी से ले रही है इस बात को। तो आप जो बात कर रहे थे कि बहुत सारे पैरेलल एंट्री वाले लोग भी जो हैं वो भी मुशावरत के प्रोसेस में एंटर हो गए, कोई खराबी नहीं है उस चीज़ में, लेकिन वहां पर वेटेज एफपीसीसीआई को ज़्यादा देनी चाहिए, ये आप एम्फसाइज कर रहे थे। इस पर भी थोड़ा सा एलेबोरेट करें। नहीं, मैं ये कहता हूं कि देखें, हम एपेक्स बॉडी हैं, सिवाय पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सारे हमारे मेंबर हैं। एप्टमा हो, ओवरसीज इन्वेस्टर हो, सब हमारे मेंबर हैं। तो इनको ये चाहिए कि हर बंदे को अलग बुला के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं करनी चाहिए। जब हम लाइसेंस बॉडी हैं और हम पेरेंट एपेक्स बॉडी हैं तो इनको उसको लेके चलना चाहिए।
ना कि फिर जब ये किसी कमेटी बनाते हैं, एनोमली कमेटी बनाई, ऐसे लोगों को बनाते हैं जिनके पास आम आदमी का एक्सेस ही नहीं है। आप उसको बनाएं जिसके पास आम आदमी का एक्सेस हो, जो एक फ़ोन पे वहाँ जा सकता है, मसला बता सकता है, वो ताकि वो आगे बढ़े। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि असल जो इश्यूज हैं उस पर कोई बात होती ही नहीं है। अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक टैक्सेशन का सिंप्लीफिकेशन का सिस्टम एक बना के भेजा है कि इस तरह उसको आप सिंप्लीफाई करें, आपको टैक्स 4,700 अरब जो आप ढूंढ रहे हैं, आपको 6,000 अरब मिलेगा, लेकिन सिंप्लीफाइड सिस्टम के साथ। मेरी 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियों के, टेलीकॉम कंपनियों से बात हुई, उन्होंने कहा अगर आप ये टैक्स सीधा कर देना, कम कर दें, तो हम $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट तो हम लाते हैं। तो यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम है एक माइंडसेट का और एक अप्रोच का। जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे, सही जगह पे मुशावरत नहीं करेंगे, सही इनपुट नहीं लेंगे, नथिंग विल चेंज। हमारी एक्सपोर्ट उतनी रहेगी, हमारी इंपोर्ट बढ़ती रहेगी और हमारी कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हर बोर्ड पे प्राइवेट सेक्टर के नॉमिनेटेड बंदे होने चाहिए, नॉट हैंड पिक्ड। नंबर 1, जो पॉलिसी बने आप हमसे इनपुट लें, आप बोलें जी इस सेक्टर को इतने लोग हैं, इतनी कंजम्पशन है, इतना टैक्स होना चाहिए, उसको कैसे अचीव करना है। आप सुबह 200%, 400% लगा दें, आपको टैक्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक सेक्टर लेते हैं, आप कहते हैं जी इतनी इनपुट है, इतनी कंजम्पशन है, इतनी इंपोर्ट है, इतनी इतनी चीज़ें हैं, इतना टैक्स आना चाहिए। हम उसको देखें हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सिर्फ बातें करना कि ये कर दो, उससे कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। और दूसरी बात है कि इंपोर्ट फॉर सब्सटीट्यूशन ऑफ जो है ना, इंपोर्ट का भी हमें एक बहुत बड़ी टारगेट होना चाहिए। आप एक्सपोर्ट के पीछे लगे होते हैं और इंपोर्ट बढ़ती चली जा रही होती है। आप ये देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो ताकि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो और लोगों को रोजगार मिले। जब इंडस्ट्री लगेगी एट द एंड वो भी एक्सपोर्टर हो जाएगा। तो आप उसको एक ब्रॉड बेस्ड, जो हमने एक प्रपोजल दिया हुआ है, अल्लाह करे अब तो मुझे आज ही वो FBI को भेज दिया, उनको पूछा है कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है इस सिस्टम को लाने में। 17% सेल टैक्स लेते हैं, वो एडजस्ट हो कि आखिर में इनकी जेब में 6% आता है। वाई नॉट 6% या 5% नॉन रिफंडेबल, ताकि लोगों को भी सुकून मिले। अब देखें सूबों को 18th अमेंडमेंट के बाद सेल टैक्स का इख्तियार हो गया है। पहले फेडरल का सेल टैक्स था, अब सूबों का भी आ गया। तो टैक्सेशन बढ़ती जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन बनती जा रही है, सिंप्लीफिकेशन से हम बहुत दूर जा चुके हैं। इसको ठीक करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे। आप चूंकि पहले KCCI के सदर भी रहे हैं और अब FPCCI के भी सदर हैं, तो सर एक इशू ये आ रहा है कि पैरेलल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉ हो गए हैं। अब सिंध, बिलखुसूस सूबा सिंध के मुतालिक मुख्तसरन आपसे कहूँगा कि SRB भी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर आपके FBR भी एग्जिस्ट करती है, जब लैंड मैटर्स आते हैं तो BOR भी एग्जिस्ट करती है। तो मैं मतलब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सर इसको स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं कर सकते? स्ट्रीमलाइन होना चाहिए इसको, सिंगल वन विंडो ऑपरेशन। जी देखिए, जब 18th अमेंडमेंट हुई और इन्होंने सूबों को अगर कोई राइट्स दिए तो फिर फेडरल को वो बंद कर दें, अपने सेल टैक्स कलेक्शन बंद करके सूबों को देनी चाहिए। लोगों को डबल टैक्सेशन में, डबल कागजों में, डबल रिटर्न्स में अगर आप इन्वॉल्व करेंगे और चीज़ें महंगी करती जाएगी तो एट दी एंड ये जो लो क्लास लोग, जब मिडिल क्लास लोग हैं, सारा बोझ इन पे आएगा और ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। और आजकल लोगों जो इतने परेशान है वो इसीलिए है कि मल्टीपल टैक्सेशन है और सारा जो है ना आवाम पे बोझ आता है। अब देखिए, एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक किसी सेक्टर का टैक्स जैसे इनको कम करना पड़ता है, कोई भारी बंदा चला गया, कोई रिसोर्सफुल बंदा पहुंच गया, उसने कहा जी ठीक है जी मेरा टैक्स खत्म करो, उन्होंने एक सेक्टर का 5 अरब खत्म किया। अब सेल ये ढूंढते हैं कि 5 अरब किस पे लगाए हैं। अब ये नहीं कहते कि भाई ये गलत था, इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वहां से हम टैक्स लें। ये कहते हैं नहीं, वो तो जो होनी है होगी या नहीं होगी, वो 5 अरब किसी और सेक्टर में डाल देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक चीज जब नहीं थी, गलत लगी हुई थी, आपने हटाई तो आपने कहा ये 5-10 अरब, ये 20 अरब कम हो रहे हैं, ये कहीं और लगा दो, बस हमने पैसे लेने हैं। ये कभी भी नहीं ठीक हो सकता। ये बड़ी अहम आपने बात की है माइंडसेट चेंज करने की। इसके ऊपर खैर हम कोशिश करेंगे आगे भी बात करें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इश्यूज को और आगे लेकर चलेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
आफ्टर ब्रेक हमारे साथ मौजूद हैं नासिर मकबूल साहब, जो कि सदर हैं PCCI के। सर, बराह रास्त आपकी जानिब आऊँगा। बुनियादी बात एक और ये भी है कि हमारे यहाँ खाम माल यानी कि रॉ मटीरियल, उसके ऊपर भी टैरिफ को एक दफ़ा रिकन्सिडर करना चाहिए। और उसके साथ अहम चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ यूटिलिटीज़ एक्सपेंसिव भी हो गई हैं और उसके साथ साथ उनकी अवेलेबिलिटी और सिस्टमेटिक सप्लाई का भी इशू है। क्या कहते हैं आप? देखिए, जब हम माल मंगवाते हैं, हमसे इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी लेते हैं पोर्ट पे, ठीक है, फिर सेल टैक्स लेते हैं जो माल अभी बना नहीं होता, फिर एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं जो बिका नहीं होता। यानी एक मैं माल मंगाऊँ 100 रुपये का, तो 50 रुपये 40 रुपये पहले मैं गवर्नमेंट को दे दूँ। जो माल मैंने अभी बनाया नहीं है, मैंने बेचा नहीं है, सिर्फ इम्पोर्ट हुआ है। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, बिल्कुल ओवरलोड करने के मुताबिक है, दुनिया में कहीं नहीं होता। जब माल आता है आप कस्टम ड्यूटी लेके माल छोड़ देते हैं, जब वो प्रोसेस होकर बेचता है तो बाकी टैक्सेस जब अदा करता है, ये सब चीज़ पहले ले लेते हैं। आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, जितनी भी टैक्स कलेक्शन FBR करता है 96% डायरेक्ट है, जिसमें ऑटोमेटिक लोगों को देना है, इनकी कलेक्शन सिर्फ 4% है और 30,000 बंदे इन्होंने रखे हुए हैं। आप मुझे बताएं किस तरह चल सकता है काम, किस तरह ग्रोथ हो सकती है। और SME तो बिल्कुल नहीं चल सकता, उनके पास तो इतना कोई फंड ही नहीं होता। कोई मल्टीनेशनल्स को फेवर दे या लार्ज टैक्स पेयर को दे तो मुल्क तो नहीं ठीक होगा ना। मुल्क में तो गुर्बत और नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो रहेगी, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। अच्छा, एक और बहुत बड़ी कंसर्न ये भी है, मेरे पास वक्त मुख्तसर है लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा कि गैस के मुतालिक अभी इत्तेफाक हुआ। मैं इंटीरियर सिंध में भी गया, वहाँ पर भी कोटरी इंडस्ट्रियल एरिया में साइट पर गया, वहाँ पर मैंने देखा, उन्होंने बताया कि साहब गैस के एकदम इन्होंने कहा है कि अब आप गैस से बिजली ना बनाएं, कैप्टिव पावर प्लांट छोड़ दें, अब जो है हुकूमत से बिजली ख़रीदें या जो सरकारी सिस्टम के ज़रिए जो बिजली मिलती है वो ख़रीदें। कैसे मैनेज होगा? लोग तैयार नहीं हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, कैप्टिव पावर में उनको क्वालिटी यूटिलिटी की सप्लाई बिल्कुल अच्छी तरीके से चलती है। पहली बात यह है कि एक तो इनके पास सिस्टम नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का। जब तक सिस्टम नहीं आएगा इन प्लेस, ये डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। नंबर 2, दी लोड शेडिंग का तो कोई ठिकाना नहीं है, जब मर्जी ये कर देते हैं। आप बताएं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इंडस्ट्री को कैसे मिलेगी? और उसमें भी यही हुआ कि 2 मिनिस्टर टीवी पे आए, उन्होंने कहा जी अगले महीने से ये बंद हो रहा है, 1 महीने बाद वो बंद हो रहा है। मुशावरत नहीं की, पहले ऐलान कर दिया। हालांकि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, इनके पास ये गारंटी नहीं है कि लोड शेडिंग नहीं होगी। तो लोगों को कैप्टिव पावर प्लांट्स में इतने पैसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों पेश आई? उसकी वजह ये थी कि इनके पास ना डिस्ट्रीब्यूशन था, ना इनके पास गारंटी थी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की। अब जब सब चीज़ें उन्होंने कर ली, अरबों रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, इन्होंने सुबह उठ के आगे कह दिया जी इसको हम बंद कर रहे हैं। अब बहरहाल उन्होंने वापस रेस्टोर तो कर दिया है, लेकिन बात वही है कि इफ़ यू हैव अ सिस्टम, इफ़ यू कैन परफॉर्म, इफ़ यू कैन डिलीवर, व्हाई नॉट, आप करें ज़रूर। लेकिन जब आपके पास बुनियादी ढांचा नहीं है, आप किस तरह आके पूरी इंडस्ट्री बंद कर सकते हैं? बड़ी अहम बात आपने बात की है और उस पर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ है जिसको कौमी धारे में लाने की ज़रूरत है, वो ये है कि एप्टमा जो है वो थोड़ा सा अलहदा एक कदम मतलब चलाता है अपने। उनको भी चाहिए कि FPCCI के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा है कि एप्टमा जो है वो इट्स ट्राइंग टू वर्क ऑन इट्स ओन। आप फील करते हैं कि एप्टमा शुड ऑल्सो कम ओवर टू दी FPCCI, डिस्कस विद यू हाउ दे कैन वर्क टुगेदर विद यू? क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जितनी भी ट्रेड बॉडीज है, अगर ये मिलके पाकिस्तान के मफाद में काम करेगी, कहीं गिव एंड टेक करके एक ऐसी पॉलिसी बन जाए जो सबके लिए अच्छी है, तो ऑफ कोर्स एट द एंड पाकिस्तान विन करेगा ना। इसमें पाकिस्तान विल बी द बेनिफिशियरी, पीपल ऑफ पाकिस्तान विल बी द बेनिफिशियरी। अगर अपनी अपनी मफादात के लिए कोई जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव है ना कंट्री के लिए। राइट, बहुत बहुत अहम बात आपने की। आपका बहुत शुक्रिया नासिर मकबूल साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। मेरे ख्याल से एक बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू रही। इसमें इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए और उसमें इन्होंने मुख्तलिफ जो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मौज़ूआत हैं उनके ऊपर रोशनी भी डाली और FPCCI का एक मौक़िफ़ भी पेश किया। नाज़रीन, एक चीज़ जाते जाते आपके सामने रख दूँ। बात कुछ ऐसी है कि हमारे यहाँ जो मसले मसाइल होते हैं उनके हल की जानिब जाना ज़रूरी है, इसीलिए हम सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि प्रोग्राम को देखे भी, इससे नोट्स भी ले और नोट्स जो है वो शाम को अपने वज़रा को भी पुटअप करें। मैं सेक्रेटरी से भी कहता हूँ, इंफॉर्मेशन ऑफिसर से भी कहता हूँ, और अगर वज़रा ख़ुद देख रहे हैं तो उनको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। खान साहब तक तो बहुत बात पहुँच ही जाती है, विच इज़ वेरी नाइस। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।